एकता और अखंडता का प्रतिबिंब तिरंगे को मेरा अभिनंदन। हमारे इष्ट देव विश्वकर्मा जी, पूजनीय दादाजी, आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, सहयोगी अनुदेशक एवं राष्ट्र के निर्माता और भविष्य हमारे प्यारे प्रशिक्षुओं, पिछले 1-1.5 घंटे से हम लोग सुन रहे हैं और सब जानते भी हैं कि देश के अनेकों वीर सेनानियों की शहादत के परिणाम स्वरूप 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली थी। लेकिन वो आज़ादी एक मरे हुए शरीर के समान थी जिसमें आत्मा नहीं थी। उस शरीर में कई सारी समस्याएं थी, जैसे बेरोजगारी, उद्योगों की कमी, भूखमरी, नेताओं की कमी, नागरिकों को कोई अधिकार नहीं था, देश की कोई आधारशिला नहीं थी। और उस शरीर को आत्मा देने का काम किया हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने, जिसमें प्रमुख नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर, इन लोगों का आता है। 26 नवंबर 1949 को पहली बार कानून से संबंधित, नियम से संबंधित, जिसको हम संविधान बोलते हैं, कुछ बातें 11 अनुच्छेद, सभी अनुच्छेदों को नहीं, देश के सामने रखा गया। और उसके ठीक 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान पूरे देश में लागू हुआ। और उस दिन उस मरे हुए शरीर में आत्मा के रूप में संविधान को डाल दिया गया। हर एक नागरिक को अपने अधिकार, अपने कर्तव्यों से परिचित कराया गया। बड़े कम समय में आपके सामने हम कुछ प्रश्न रखेंगे और कोशिश करेंगे उसका जवाब भी दें। क्या हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने, हमारे शहीदों ने, वीर सेनानियों ने जो स्वप्न देखकर, जो सोचकर आजादी के लिए अपनी जानें गंवाई, अपनी पूरी जिंदगी उसके पीछे कुर्बान की, क्या देश उस दिशा में है? नहीं है। किसी ने नहीं सोचा था कि धर्म के आधार पे, कपड़ों के आधार पे, रंग के आधार पे आज हम लोग एक दूसरे को देख रहे होंगे, एक दूसरे से बात कर रहे होंगे। आजकल बाजार में 2 शब्द बड़े चर्चा में रहते हैं, देशभक्त, देशद्रोह। आप सुनते होंगे, ये नेता उनको देशभक्त बोला, ये नेता उनको देशद्रोह बोला। तिरंगे का सम्मान करते हुए आज यहाँ से किसी राजनीतिक दल की ओर मेरा इशारा नहीं होगा, लेकिन इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। देशभक्त है क्या? देशभक्ति है क्या? तो प्यारे बच्चों, देशभक्ति का शाब्दिक अर्थ है देश के लिए भक्ति, देश के लिए समर्पण। और बड़े प्राचीन काल से देशभक्ति की अलग अलग परिभाषाएं रही हैं। प्राचीन भारत का समय था जब पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य के एक नारा बढ़े चलो पे सभी युवा पद्मनंद के तख्त को गिराने के लिए निकल पड़े थे। वो देशभक्ति थी, क्योंकि उस समय देशभक्ति की कसौटी वही थी। मुगल सल्तनत के समय एक छोटे से राज्य के राजा महाराणा प्रताप मुगल शासक जिल्ले-इलाही महाशक्तिशाली अकबर के अधीन होने से इनकार कर दिया। परिवार छूट गया, घास की रोटियां खाई, जंगल में रहे, लेकिन अधीनता नहीं सही। आजादी चाहिए थी, किसी दूसरे के गुलाम नहीं हुए। वो देशभक्ति थी, क्योंकि उस समय देशभक्ति की कसौटी वही थी। भगत सिंह के एक इनकलाब नारे से हजारों युवा निकल पड़ते थे देश के लिए कुर्बानी देने को तैयार थे। और भगत सिंह 23 साल के प्रगढ़ युवा अवस्था में फांसी के फंदे को हंसते खेलते गले लगा लिए। वो देशभक्ति थी, क्योंकि देशभक्ति की कसौटी उस समय वही थी। चंद्रशेखर आजाद, नेताजी, मंगल पांडे, तमाम ऐसे निस्वार्थ देशप्रेमी हुए जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपनी प्राण की आहुति हंसते खेलते दे दिया, बिना किसी सोचे समझे, परिवार की न मोह माया किसी। वो देशभक्ति थी, क्योंकि देशभक्ति की कसौटी उस समय वही थी। 62, 65, 71 की लड़ाई, जिन माताओं ने अपने सुहाग खो दिए, सुहाग खोने के बाद परिवार की दशा कुछ यूं थी कि प्यार भी दूर हो गया, सुहाग भी दूर हो गया, बाप की दवाई गई, भाई की पढ़ाई गई, नन्हे नौजवानों की लिंगोटियां गई, छोटे छोटे बेटियों की चोटियां गई। ऐसा विस्फोट हुआ, पता ही नहीं चला पूरे जिस्म की बोटियां किधर बिखर गई। आपके लिए तो एक आदमी बड़ा है साहब, हमारे घर की तो रोटियां चली गई।
ऐसे हालात हो जाने के बावजूद उन्हीं माताओं ने सन 1999 में जब जंग के दौरान दुश्मनों के छक्के छुड़ाने के लिए सरहद पे अपने बेटों को भेज दिया, और बेटों को भेजने के बाद पत्र में लिखती है, पुत्र 1 इंच भी पीछे मत हटना, चाहे इंच इंच कट जाना। ऐसे ये होती है देशभक्ति, क्योंकि देशभक्ति की कसौटी उस समय पे वही थी। माताएं और उनका पूरा परिवार देशभक्ति की कसौटी देख रहा था। 25 जून 1975 को जब हमारा देश 25 वर्ष के प्रगढ़ युवा अवस्था में था लोकतंत्र के, 1950 में हमें लोकतंत्र से परिचय करवाया गया। सन 1975 में ठीक 25 साल के बाद जब आपातकाल के भत्थे भारत के लोकतंत्र को चढ़ाया जा रहा था, उस समय जयप्रकाश नारायण के एक शब्द से लाखों युवा पीठ पे लाठियां खाने को तैयार हो गए थे। वो देशभक्ति थी, क्योंकि उस समय देशभक्ति की कसौटी वही थी। क्या उस समय देशभक्ति की आवश्यकता थी? बलिदान, देशभक्ति उस समय जान की कीमत लेता था, शहीद मांगता था, खून मांगता था। क्या इस समय देशभक्ति वही मांग रहा है? क्या आज के दौर में देशभक्ति की परिभाषा वही होनी चाहिए? नहीं। इन बातों से स्पष्ट है कि देशभक्ति उस समय बहुत कठिन हुआ करती थी। आज के समय में देशभक्ति उतनी कठिन नहीं है। आज के समय में देशभक्ति बस इतनी है कि आप ईमानदार रहिए, अपने काम को पूरे कर्तव्य के साथ, पूरे कर्तव्य निष्ठा के साथ पूरा कीजिए। अगर आप भ्रष्टाचारी हैं, अगर आप अपराधी हैं, तो आप देशभक्त नहीं हैं। बस इतनी सी देशभक्ति चाहिए। लेकिन आज के दौर में सरकार की बोलने वाले, सरकार की भाषा बोलने वाले देशभक्त हैं, उनकी नीतियों का विरोध करने वाले देशद्रोह हैं। यह स्वीकार नहीं है, यह अच्छी चीज नहीं है। आप सब युवा हैं, ये इस मंच से आपको यहां से एक संदेश मैं देना चाहूंगा। दूसरा पॉइंट है, देश हित में कौन कार्य कर रहा है? राष्ट्रहित। राष्ट्रहित होता क्या है? एक छोटी सी कहानी है, आप सुने भी होंगे। एक शराबी लड़का रहता है जिससे उसके पिताजी बहुत परेशान रहते हैं। एक दिन की बात है, पिताजी कुछ काम कर रहे थे, लड़का उनको परेशान कर रहा था। उन्होंने उसको एक छोटा सा काम दिया, कुछ कागज के फटे हुए टुकड़े उनको दे दिए और कहे इसको जोड़ के लाओ। वो फटा हुआ टुकड़ा भारत का नक्शा था। पिताजी को लगा कि 10-15 मिनट 1 घंटे का समय लगेगा, शायद ये कभी जोड़ भी ना पाए, लेकिन लड़का कुछ चंद सेकंड में जोड़ के ला दिया। पिताजी हैरान हुए, पूछे क्या, कैसे इतना जल्दी कर लिए? लड़के ने जो सिंपल सा उत्तर दिया, उसी से राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। उसने कहा, पिताजी नक्शे के पीछे इंसान की फटी हुई पोस्टर थी, फटी हुई चित्र थी, मैंने इंसान को जोड़ा, हिंदुस्तान अपने आप बन गया। तो प्यारे बच्चों, राष्ट्र का निर्माण सिर्फ हमारे और आपके चरित्र निर्माण से है। हमें कोई हथियार नहीं चाहिए, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं चाहिए, कोई एक ऐसा नेता नहीं चाहिए जो पूरे अपने समय तक, पूरे अपने जीवन काल तक हम पे राज करे। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने चरित्र का निर्माण करना चाहिए। मनुष्य के चरित्र निर्माण से ही राष्ट्र का निर्माण होता है। आज इसकी ही अनुसरण की हम सबको आवश्यकता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने चरित्र का निर्माण करने की आवश्यकता है। विश्व के सबसे अधिक युवा हमारे देश में है। हमारे आबादी की 65% जनसंख्या युवा है। युवा मतलब 35 साल से कम के लोग। हमें हमारी युवा शक्ति का सकारात्मक प्रयोग करना है, लेकिन आज के दौर में वो नहीं हो रहा है। युवा जवानी जो होती है, एक शायर ने कहा है, जिधर जवानी चलती है उधर जमाना चलता है। तो इस चीज का हमें सकारात्मक प्रयोग करना है। युवा हमारे लाठियां खाने के लिए नहीं है, युवा हमारे देश विरोधी नारे लगाने के लिए नहीं है, युवा हमारे किसी नेता के चमचे बनने के लिए नहीं है। युवा हमारे विज्ञान के लिए है, हमारे अनुसंधान के लिए है, हमारे यहाँ शिक्षा लेने के लिए है, क्योंकि युवा ही देश के भविष्य है। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखें। अगर ये मेरा पूरा विश्वास है, अगर हम अपनी युवा शक्ति का सकारात्मक या सही प्रयोग करते हैं, तो एक दिन वो दूर नहीं है जब हम विश्व गुरु ही नहीं, विश्व के रचनाकार विश्वकर्मा भी कहलाएंगे। भारत को लोग विश्वकर्मा भी कहेंगे, क्योंकि यहाँ की जो आबादी है वो युवा आबादी है। तो अब समय का थोड़ा सा अभाव है, नहीं तो लिस्ट तो बहुत लंबी है बात करने के लिए। और तीसरा मेरा मुद्दा एक
दो चार लाइनों के माध्यम से ध्यान। तालीम तो है पर तहजीब कहीं खो गई है, शिक्षा तो है पर संस्कार कहीं खो गया है, घर तो है पर उसमें परिवार कहीं खो गया है, भाई तो है पर उनमें राम लक्ष्मण कहीं खो गए हैं, माताएं बहनें तो हैं पर उनकी इज्जत कहीं खो गई है, मनुष्य तो है पर उनकी मानवता कहीं खो गई है, समाज में लोग तो है पर उसमें भाईचारा कहीं खो गया है, रोटी तो है पर उसको पैदा करने वाले की इज्जत कहीं खो गई है, जंगल तो है पर उसमें जानवर कहीं खो गए हैं, नेता तो है पर उनमें सेवा भाव कहीं खो गया है, देश तो है पर उसकी अखंडता और एकता कहीं खो रही है। हमें इसे बचाना है, हमें देश का, हमें भारत का नागरिक बनना है, हमें देश का हिंदू और मुसलमान नहीं बनना है। जय हिंद, जय भारत।